रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने बताया था प्लांट्स दो प्रकार से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट अपने शरीर के विभिन्न भागों से, जैसे उसकी पत्ती हो गई, जड़ हो गई, तना हो गया, इन सभी से क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। जैसे जैसे सॉरी, जैसे गुलाब है, उसकी कलम लगाना है तो उसका हम उसके तना काटते हैं, वो लग जाता है। या फिर बेखला होता है, बेखला अपनी पत्तियों से रिप्रोडक्शन करता है। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें मेल और फीमेल दो गैमीट की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें हमने देखा था मेल गैमीट कौन सा होता है? इसमें स्टामेन होता है, और यहाँ पर क्या होता है? पिस्टल होता है। दो चीजें थी, स्टामेन और पिस्टल। ये वो फ्लावर जो होता है उसके पार्ट थे। फ्लावर में 4 पार्ट थे, है ना? कौन कौन से? एक बाह्य दलपुंज हो गया, दूसरा दलपुंज हो गया, उसके बाद उमंग हो गया और जायांग हो गया। ये उसके कौन से थे? जनन वाले भाग थे ना। स्टामेन में आगे चल के क्या बनता है? पराग के कण बनते हैं, और यहाँ पर क्या बन जाता है? बीजांड बन जाता है, ठीक है। इतनी चीज पढ़ी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था स्टामेन में 3 न्यूक्लियस बनते हैं, जिनमें से 2 मेल गैमीट होते हैं और 1 वेजिटेटिव होता है। यहाँ पर स्टामेन में नहीं, पराग के कण में बनता है। यहाँ पर हमने देखा था 7 न्यूक्लियस बन रहे थे। 7 में से एक फीमेल गैमीट था, एक था डिप्लॉयड न्यूक्लियाई था, और बाकी 5 अदर थे, जिनमें से कुछ बीजांड के निभागीय सिरे पर पाए जाते हैं और कुछ बीजांड द्वार साइड पाए जाते हैं, ठीक है। इतना पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि परागकोश कैसे बनता है और परागकण कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद पढ़ा था कि बीजांड कैसे बनता है, ठीक है। मतलब हमने मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को बना चुके हैं। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि परागण कैसे होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे। परागण पढ़ेंगे। परागण के प्रकार में स्वपरागण आएगा और परपरागण आएगा, तब उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप हमें बताओ परागण किसे कहते हैं? आपने 10th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि परागण किसे कहा जाता है। बताओ। परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। जैसे एक फ्लावर होता है, फ्लावर में ऐसा एक क्या होता है? ये होता है उसका पुमंग होता है, और ये उसका जायांग होता है। यहाँ पर पराग के कण बनते हैं। तो परागण यदि सीधे शब्दों में कहें तो पराग कणों का ये पराग कोश है। ये क्या है? पराग कोश है, और ये होगा आपका वर्तिकाग्र। ये हो गया वर्तिकाग्र। तो पराग कण ये हो गए। यहाँ पे ये पराग कोश है, इसके अंदर क्या होंगे? पराग के कण होंगे। ये होगा आपका तंतु, ठीक है। क्या होता है यहाँ से? जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है परागकोश, तब क्या होता है? परागकोश टूट जाता है। अब ये मान के चलो यहाँ से टूट गया, तो ये पराग कण यहाँ से निकलेंगे और जाके यहाँ पर वर्तिकाग्र पर चिपक जाएंगे। तो परागण हम किसे कहते हैं? परागण हम कहते हैं उसे जब पराग कण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर जाकर चिपक जाते हैं या पहुंच जाते हैं, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण किसे कहेंगे? पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ये हो गया परागण कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है परागण के प्रकार। इसको मिटा देते हैं। परागण 2 प्रकार से होता है। एक होता है स्वपरागण, और सेकंड होता है परपरागण।
देखो, स्वपरागण और परपरागण दो प्रकार होते हैं परागण के। स्वपरागण जो होता है इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन से आप क्या समझते हो? जब हाँ स्वयं में, जैसे मान के चलो एक प्लांट है ये एक प्लांट है ना, यहाँ पर कहीं एक फ्लावर लगा हुआ है, ये मान के चलो ये फ्लावर है। फ्लावर में क्या होगा, एक आपका पिस्टिल हो गया, एक स्टामेन हो गया और एक ये पिस्टिल हो गया। क्या होता है, पॉलन ग्रेन यहीं बनेंगे, पराग के कण यहाँ बनेंगे और उनको पहुंचना कहाँ पे है, वर्तिकाग्र पर पहुंचना है। जब पॉलन ग्रेन एक ही फ्लावर से निकलेंगे और दूसरे फ्लावर पे आके यहाँ पहुंच गए, यहाँ से निकले और यहाँ चले गए, या तो ये हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन भी दो प्रकार से होता है। एक तो टाइप ये हो गया कि एक ही फ्लावर है, प्लांट भी एक ही है और फ्लावर भी एक ही फ्लावर का क्या है, पिस्टिल है और उसी फ्लावर का स्टामेन है। जब यहाँ से निकले और यहीं पहुंच गए तो इसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और इसके अलावा मान के चलो इसी प्लांट में कहीं एक और फ्लावर लगा था, यहाँ भी वही सिस्टम है। मान के चलो यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से निकल कर यहाँ आके चिपक जाते हैं, तब भी ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार से होता है, या तो उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र जो पुमंग होगा उसके वर्तिकाग्र से किस पे पहुंच जाए, वर्तिकाग्र से नहीं सॉरी, परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, या फिर क्या हो उसी प्लांट में किसी दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। मतलब यहाँ पर किसी दूसरे प्लांट की बात नहीं हो रही है। सेल्फ पॉलिनेशन यही होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जब एक जाति का प्लांट है, उसी का फ्लावर है और उसी फ्लावर के परागकोश से निकलकर पराग के कण कहाँ चले गए, उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर चले गए, तब इसको हमने सेल्फ पॉलिनेशन बोल दिया। या फिर प्लांट वही है, बस फ्लावर दूसरा है और यहाँ से पराग के कण निकले और यहाँ आके चिपक गए, तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद आता है क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण के बाद आएगा, ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद आएगा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को समझने के लिए एक प्लांट और बनाते हैं इसी जाति का, एक प्लांट और है यहाँ पर। मान के चलो एक फ्लावर यहाँ कहीं लगा था, क्रॉस पॉलिनेशन हम उसे बोलेंगे जब ये एक ही जाति के हैं। एक ही जाति के मतलब ऐसा है कि यहाँ यदि आप रोज का प्लांट ले रहे तो यहाँ भी रोजाई का प्लांट लोगे, यहाँ पर किसी और का नहीं ले लोगे, क्योंकि दूसरी जाति में तो पॉलिनेशन होगा ही नहीं, है ना। यहाँ से मान के चलो पॉलिन ग्रेन जो थे यहाँ से निकले, पराग के कण यहाँ से निकले और यहाँ पे आके इस वाले वर्तिकाग्र पर जाकर चिपक गए। यहाँ पर जो वर्तिकाग्र है उसके ऊपर जाके चिपक जाते हैं, तब आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि कौन सा पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। एक बार फिर से समझ लो, सेल्फ पॉलिनेशन वो होता है जिसमें प्लांट एक ही होता है, या तो उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए या उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। इस फ्लावर को ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। या तो इसी से यहाँ पे चला जाए ऐसा, या फिर यहाँ से ऐसा घूम के इसके पास चला जाए पराग के कण। हाँ, यदि उसी प्लांट पे है, उसी फ्लावर पे है, तब भी सेल्फ पॉलिनेशन है। उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे है, तब भी सेल्फ पॉलिनेशन है। वहां से दूसरे उसी जाति का दूसरा प्लांट उसी जाति के दूसरे प्लांट के फ्लावर पे पहुंच गए तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। देखो, इसमें कुल मिला के जो बताना चाह रहे हैं आपको, वो ये बताना चाह रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है या स्वयुग्मन हो रहा है तो कैसे, मतलब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनकी वजह से स्वयुग्मन हो सकता है, ऑटोगैमी हो सकती है। पहली कंडीशन ये हो सकती है, कौन सी, लिखा है समकालपक्वता। समकालपक्वता का मतलब ये है, एक फ्लावर है, एक फ्लावर में दोनों चीजें डेवलप हो रही हैं। कौन कौन सी,
स्टामेन और पिस्टिल दोनों चीजें बन रही हैं। यदि वो एक ही समय पे परिपक्व होती हैं, दोनों साथ एक ही समय पे परिपक्व होती हैं दोनों चीजें, जब परागकोश पूरी तरह से परिपक्व हो जाएंगे तो वहां से पराग कण निकलेंगे और जाके किस पे चले जाएंगे, वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे। यदि एक ही समय पे दोनों चीजें परिपक्व हो रही हैं तो इसका मतलब कि कौन सा पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। या फिर ये मान के चलो कि पराग के कण तो परिपक्व हो चुके हैं, परागकोश परिपक्व हो चुका है, लेकिन जो पिस्टिल है वो परिपक्व नहीं होगा, तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता ना। तो इसमें ये बता रहे हैं कि स्वयुग्मन जो है वो किस प्रकार से, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनकी वजह से स्वयुग्मन हो सकता है। तो पहली है कि समकाल पक्वता हो गई, यदि समान समय पर दोनों चीजें परिपक्व हो रही तो सेल्फ पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन करवाने के लिए हमें किसी फैक्टर की आवश्यकता होती है क्या? कहने का मतलब ये है कि पॉलिनेशन कराने के लिए, परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है कि खुद अपने आप चले जाते हैं? मधुमक्खी हो गई, हाँ। कुल मिला के ये कि उनको परागकणों को यदि हमें वर्तिकाग्र तक पहुंचाना तो एक टैक्सी की आवश्यकता है हमें, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में तो आवश्यकता नहीं पड़ती होगी ना। सेल्फ पॉलिनेशन में हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम क्रॉस पॉलिनेशन देखते हैं, जब क्रॉस पॉलिनेशन देखते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, कराने के लिए हमें कुछ कारकों की आवश्यकता पड़ती है। या तो हो सकता है किसी एनिमल से हो सकता है, किसी बर्ड से हो सकता है, किसी इंसेक्ट से हो सकता है कि हम परागकणों को कहाँ पहुंचा रहे हो, वर्तिकाग्र पर पहुंचा रहे हो। या हो सकता है कि बाय एयर जा रहे हो, या हो सकता है कि बाय वाटर जा रहे हो, लेकिन किसी ना किसी, अभी एक प्लांट मान के चलो यहाँ लगा हुआ है, एक प्लांट लगा है वहां पे 10-50 मीटर दूर, तो हम वहां पर पॉलिन ग्रेन कैसे पहुंचाएंगे? किसी ना किसी, हाँ, टैक्सी के द्वारा पहुंचाएंगे। तो टैक्सी कौन है? बहुत सारे कारक है ना, हाँ। तो परागकणों के स्थानांतरण के लिए मुख्य 2 प्रकार के कारक होते हैं। एक होते हैं जैविक कारक या जीवीय कारक, और दूसरे होते हैं अजीवीय कारक। 2 प्रकार के कारक होते हैं जो पराग के कणों को कहाँ पहुंचा देते हैं? वर्तिकाग्र पर। पहले तो हो गए बायोटिक कंपोनेंट, हो गए बायोटिक एजेंट हो गए, और दूसरे हो गए एबायोटिक जैविक और अजैविक समझाने की जरूरत तो है नहीं। जैविक वो जिनमें जान होती है, अजैविक जिनमें जान नहीं होती है। आपके हिसाब से जैविक कारक में क्या क्या आना चाहिए? इंसेक्ट हो गए जैविक कारक में, और कौन कौन से आने चाहिए? बर्ड हो गई, और क्या हो गए? इसमें आपको 4 चीजें दी हुई हैं। सबसे पहला आता है कीट परागण। सबसे पहला आता है कीट परागण। कीट परागण के बाद आता है पक्षी परागण। चमगादड़ नहीं जान, चमगादड़ द्वारा परागण तीसरा। चमगादड़ नहीं समझते? चमगादड़ उड़ती रहती है, वो ब्लैक कलर की होती है। अब कैसे बताएं हम? ऐसे पंख होते हैं उसके, ले ऐसी कुछ होती चमगादड़, उसके ऐसे पंख होते हैं, ब्लैक कलर की होती बिल्कुल। वो रात में बोलते हैं कि अपने घर पे आती तो अच्छा नहीं होता है, कुछ बुरा होता है। नहीं समझी? घर पे जाके सर्च कर लेना। तुम तो बना कर भी खा जाओ।
मतलब खा जाएगी, देख रहे हैं। हाँ, घोंग, बस घोंगे द्वारा परागण। घेंगा तो रोग होता है। घोंगा नहीं समझते तुम लोग? ए यार, स्नेल, स्नेल स्नेल। उसकी पीठ पे वो शंख लगा रहता है, वो चलता जाता है। घोंच नहीं बोलते, घोंगा होता है वो। हाँ। एंटीना, ठीक है। जैविक कारक कौन कौन से हो गए? जीवी कारक हो गए, या तो कीटों द्वारा परागण हो सकता है, पक्षियों द्वारा परागण हो सकता है, चमगादड़ द्वारा परागण हो सकता है, और घोंगे द्वारा परागण हो सकता है। ये हो गए बायोटिक एजेंट्स। इसके बाद आते हैं एबायोटिक एजेंट्स। ऐसे एजेंट्स जो जीवित नहीं। कौन कौन से हो सकते हैं बायोटिक एजेंट्स? या तो वायु द्वारा परागण हो सकता है, हाँ, और दूसरा हो सकता है जल परागण हो सकता है। अब इनमें क्या, इनको क्या एक्सप्लेन करें, पूरा पढ़ना है क्या कि कीट परागण कैसे होता है? इनको पहले पढ़ जरूर लिया है, लेकिन इनके एग्जाम्पल आते हैं कि कौन सा प्लांट है जिनमें कीट परागण होता है, कौन सा प्लांट है जिनमें, ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे साल्विया में परागण दिया है, देखो। चलो अब जरा कीट परागण को समझते हैं। देखो, कीट परागण मतलब सीधी सीधी बात है, आप समझते हो, कीटों द्वारा जब परागण होगा तो हम उसे कीट परागण कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं, जिनके द्वारा ये परागण होता है। सबसे पहला तो होता है रंग, सबसे पहला होता है रंग। दूसरा आता है मकरंद या फिर नेक्टर। मकरंद के बाद आएगा सुगंध। तीन चीजें होती हैं जिनके द्वारा क्या होता है, जिनके द्वारा कीटों को आकर्षित किया जाता है। बता रहे हैं नहीं, रंग और सुगंध तो समझते हो। मकरंद मतलब वो रस जो उसको चूसने के लिए आते हैं ना, जो वो उसको मकरंद कहा जाता है। तो देखो, जितने भी प्लांट्स होते हैं जिनमें कीटों द्वारा परागण होता है, उनके रंग बहुत चमकीले भड़कीले टाइप के होते हैं, हाँ, जिससे जो कीट है वो उनकी ओर जल्दी आकर्षित होते हैं। एक बात। दूसरा मकरंद होता है। मकरंद का मतलब होता है वो रस जिसे तितलियां चूसने आया करती थी, तो उसी के कारण क्या होता है, वो खिंचे चले आते हैं। और तीसरा हो गया सुगंध। ये तीनों चीजें होती हैं जिनकी हेल्प से क्या होता है, कीट परागण होता है। नहीं होगा यदि तो नहीं, यदि रंग अच्छे ना हो तो वैसे ही दूर भागेंगे। तीन चीजें होती हैं तभी तो वो कीट परागण होता है। अब कीट परागण के उदाहरण में क्या लिखोगे? दो चीजें लिख लेना। कीट परागण के उदाहरण में आप लिखोगे, एक लिखोगे साल्विया में, एक साल्विया प्लांट होता है, साल्विया में हो गया। दूसरा हो गया अंजीर में, अंजीर जो अपन खाते हैं वो।
अंजीर। गोल गोल होते हैं। हाँ भाई, ये उसके दो एग्जाम्पल हो गए अभी। इसके बाद कल अपन को ये पढ़ना है कि सालविया में किस प्रकार से परागण होता है और अंजीर में किस प्रकार से परागण होता है। कीट परागण के बाद चलेंगे फिर पक्षी परागण पर। आज के लिए इतना ठीक है।